डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं हर रोज। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मोहन है और ये मेरे साथ घटी एक डरावनी घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है। तब मैंने ग्रेजुएशन पूरी की थी और मैंने घर वालों से शिमला की ट्रिप मांगी थी। मैंने अपने पापा को कहा था अगर मैं अच्छे नंबर लेकर आऊं तो वो मुझे अकेले शिमला जाने देंगे। ये वादा लेकर मैंने अच्छे नंबर ले लिए थे तो अब मुझे शिमला जाने से कोई नहीं रोक सकता था। पापा भी कह रहे थे कि तुम अच्छे बच्चे हो और इतने अच्छे नंबर लेकर आए हो तो तुम शिमला जा सकते हो। मैं इतना पढ़ाकू था कि मेरा कोई दोस्त बनता ही नहीं था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी क्योंकि मैं पढ़ाई में मग्न रहता था। ना तो मेरा कोई लड़का दोस्त बना था ना ही कोई लड़की दोस्त थी। मैं अकेला ही शिमला जाना चाहता था। ये एक तरह से मेरा सपना था और मेरे पापा ने कभी मुझे यहाँ जाने नहीं दिया था। अकेले मैं यहाँ जा नहीं सकता था और पापा को काम के कारण यहाँ जाना नहीं पड़ता था। लेकिन अब मेरे पास मौका था कि मैं शिमला जा सकता था। मैंने अपने पापा से कहा था कि वहाँ पर मैं 1 महीना रहकर आऊँगा और हर रोज़ उन्हें बताता रहूँगा कि वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पापा मान गए थे लेकिन मेरी मम्मी मना कर रही थी। लेकिन पापा ने मम्मी को भी मना लिया। इस तरह मैं घर से पापा की गाड़ी लेकर शिमला की तरफ निकल गया। मुझे लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगा शिमला पहुंचने में। शिमला पहुंचकर मुझे यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये फार्म हाउस भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मेरे पापा के एक दोस्त का था और मेरे मन में पहले से यही था कि यही फार्म हाउस सबसे अच्छा होगा। ये फार्म हाउस पास वाले कई होटल्स के बिल्कुल नज़दीक था और यहाँ पर काफ़ी शांति थी। वैसे भी जब पूरे देश में लू चल रही थी तब शिमला में बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं तो जैसे गर्मी से बाहर आ गया था और यहाँ पर मेरा बहुत ही मन लग रहा था। मैं सोच रहा था कि 1 महीना मैं यहाँ पर क्या करूँगा। लेकिन जब पहले ही दिन मैं छत पर घूम रहा था तो वहाँ पर मेरी नज़र पास वाले होटल में एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की बालकनी में खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी। उसने आंखों पर चश्मे पहने हुए थे और वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं भी काफ़ी देर वहाँ पर घूम रहा था और मैंने अचानक ही उसे भी हेलो कहा। मेरे हाथ में एक किताब थी। इसी ध्यान में मैंने उसे हेलो कहा और उसने भी उसका जवाब हेलो दिया। वैसे आपको बता दूं, मैं बहुत ही डरपोक सा लड़का हूँ और मेरी हिम्मत किसी लड़की से इस तरह से बात करने की नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ पर काफ़ी दूर आया हुआ था और यहाँ पर वैसे भी मेरा मूड काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसीलिए मैंने उस लड़की को हेलो कह दिया था। लेकिन मैं खुश था, उस लड़की ने भी मुझे बुला लिया था। अगले 2 से 3 दिन तक ऐसे ही चला। मैं जब भी छत पर घूम रहा होता वो लड़की बालकनी पर होती। मैं उसे हेलो कहता और वो भी मुझे हेलो कहती। इसी तरह से 2 से 3 दिन तक हम हेलो कहते रहे और वो वहाँ से भी इशारों में मुझसे बात करती और मैं भी उससे इशारों से बात करता। लेकिन चौथे दिन उसने खुद इशारा करके कहा कि मैं बाहर सड़क पर आती हूँ। उसका ये इशारा देखकर मैं भी खुश था और मैं भी सड़क पर आ गया। अब हम सड़क पर दोनों बातें करते जा रहे थे। मैंने उसको अब पास से देखा था और वो बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। उसके बाल बहुत ही चमकीले से थे और उसने आंखों पर चश्मे पहने हुए थे। ये नज़र के चश्मे थे जो धूप में काले हो जाते हैं, इसलिए वो धूप में काले हो चुके थे। मैं उसकी नज़रें देख तो नहीं पा रहा था लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। हम ऐसे ही बातें करते आगे चले जा रहे थे। वो मेरे बारे में सब जानना चाहती थी और मैं भी उसके बारे में जानना चाहता था। हम दोनों ऐसे ही बातें करते हुए शिमला की सड़कों पर घूम रहे थे। ऐसे ही बातें करते हुए मैंने उससे पूछा कि तुम होटल में क्या कर रही हो।
तब उसने कहा कि मैं पास वाले ही एक गांव में रहती हूं और यहां पर शिमला पढ़ने के लिए आती हूं। शाम के वक्त लगभग 2 घंटे के लिए मैं यहां पर होटल में काम करती हूं। यहां पर मेरा काम थोड़ा सा कंप्यूटर पर होता है। उसके बाद मैं होटल में ऊपर घूमने चली जाती हूं। इसी तरह मैं बालकनी में खड़ी हो जाती हूं। लेकिन पहले मुझे कभी इस घर से कोई नजर नहीं आया था। पहली बार तुम नजर आए हो तो मैंने तुम्हें हेलो कहा था। तब मैं भी उसे बता रहा था कि मैं अपने शहर में अभी अभी ग्रेजुएशन पूरी करके हटा हूं और शिमला घूमने के लिए आया हुआ हूं। मैंने उससे कहा कि मैं 1 महीने के लिए यहां पर आया हुआ हूं। इस बात को सुनकर वो भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। हम ऐसे ही बातें करते हुए वहां पर घूम रहे थे। तभी उसने कहा कि मैं तुम्हें शिमला घुमाऊंगी, तुम मेरे साथ घूम सकते हो क्योंकि मुझे ज्यादा पता है यहां पर क्या अच्छा है और क्या नहीं। ऐसे ही हम लगभग 2 से 3 घंटे तक बातें करते हुए सड़कों पर चले जा रहे थे। मुझे समय कैसे बीता इसका पता ही नहीं चला। वो बातें भी इतनी अच्छी तरह से करती थी। तब मैंने उससे कहा कि मुझे अब घर जाना होगा। वहां पर अंकल के रिश्तेदार आए हुए हैं और मुझे उनसे मिलना होगा। मैंने शाम का समय फिक्स किया था। अब मैं तुमसे कल मिलूंगा। तब उस लड़की ने कहा कि मुझे 1 से 2 दिन की छुट्टी है तो कल हम सुबह ही मिलते हैं। मुझे भी खुशी थी कि वो मेरे साथ घूमना पसंद कर रही है, इसलिए वो मुझे सुबह ही मिलने के लिए कह रही थी। तो मैंने भी उससे कहा कि सुबह मिलते हैं। इस तरह से मैं भी अपने घर वापस आ गया और वो बस स्टैंड की तरफ चली गई। इसके बाद अगली सुबह मैं अपने घर से बाहर निकला और मैंने देखा वो लड़की घर के बिल्कुल सामने खड़ी थी और जैसे वो मेरा इंतजार कर रही थी। आज फिर से उसने मुझे शिमला घुमाने की बात की, लेकिन आज वो मुझे शिमला के बाहर के इलाके घुमाना चाहती थी। आज हम शिमला से बाहर जंगलों की तरफ घूमने जा रहे थे। वो कह रही थी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर हैं और यहाँ पर काफ़ी देखने वाली जगह हैं, तो मैं उसके साथ चला गया। यहाँ पर वो मुझे पूरा दिन बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती रही। उसने मुझे शिमला के लगभग हर कोने में घुमाया होगा और मुझे शिमला बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा था। मुझे नहीं पता कि शिमला की वादियों में वो जादू था जो मुझे पसंद आ रहा था, या उस लड़की की संगत जिस कारण मेरा समय कब निकल जाता मुझे पता ही नहीं लगता। अगले लगभग 1 हफ्ते तक हम हर रोज ऐसे ही बाहर घूमने चले जाते और पूरा दिन घूमते ही रहते। लगभग 1 हफ्ते तक वो ना तो कॉलेज गई ना ही उस होटल में गई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अब पढ़ नहीं रही हो, ना ही होटल में काम कर रही हो? तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ घूमना ज्यादा पसंद आ रहा है, काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूं। मुझे उसकी ये बात बहुत ही पसंद आई। उसे मेरे साथ घूमना इतना पसंद आ रहा था। और हफ्ते के बाद लगभग 1 दिन उस लड़की ने मुझे खुद ही प्रपोज कर लिया। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उसको पसंद ही करता था, तो मैं उसे ना नहीं कर पाया। इसी तरह से वो मेरे साथ बातें कर रही थी और मैं भी आज बहुत ही खुश था। मेरी जिंदगी में पहली बार कोई लड़की आई थी और वो लड़की भी यही कह रही थी कि मैं भी उसकी जिंदगी में पहला लड़का हूं। ऐसे ही बातें करते हुए मैंने उसे गले से लगा लिया। अब हम एक दूसरे के गले से लिपटे हुए थे। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी थी। उसके बाद मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा भरोसा होने लगा था। मैंने उसको एक बार अपने घर में बुलाया। मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा था। मैं उससे कह रहा था कि मैं आगे ये पढ़ाई करना चाहता हूं। तो मैं हैरान था। वो मुझसे काफ़ी छोटी थी, लेकिन उसकी नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा थी। उसको जैसे हर सब्जेक्ट के बारे में पता था। वो तो जैसे सब जानती थी। मैं खुद हैरान था कि वो इतने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में कैसे जानती है। तो उसने कहा कि कुछ राज राज ही रहने चाहिए। वो बहुत ही फनी तरह से बातें करती थी और वो ज़्यादातर बातें अधूरी ही छोड़ देती थी, लेकिन फिर भी मुझे उससे बातें करना बहुत ही पसंद था। अब वो लड़की मुझे कह रही थी कि यहाँ पर एक ऊंची पहाड़ी है, वहाँ पर ज़्यादातर कपल जाते हैं, मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ। मैं पहले वहाँ पर कभी नहीं गई। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन आज काफ़ी अंधेरा हो चुका था,
इसलिए मैं मना कर रहा था। मैं उसको बार बार मना कर रहा था, लेकिन वो कह रही थी वहां पर सनसेट देखने में बहुत ही मजा आता है। लेकिन मैं जानता था क्योंकि घर पे अंकल आने वाले थे और मैं इस मौके को मिस नहीं कर सकता था। काफी टाइम बाद मेरा अंकल से मिलने का मौका था, इसलिए मुझे घर जाना ही था। मैंने उसकी जिद नहीं मानी और मैंने कहा कि कल पक्का चलेंगे, आज मुझे अंकल से मिलना होगा। वो मेरी बात मान गई और मैं घर को आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो अंकल मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं भी अंकल को देखकर ज्यादा खुश था क्योंकि मैं अंकल को कई साल बाद मिला था। ऐसे ही हम टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे तो अंकल ने मुझे पूछा कि तुम्हें शिमला कैसा लग रहा है। तो मैंने अंकल से कहा कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैंने इतना एंजॉय अपने शहर में कभी नहीं किया और यहाँ पर तो मौसम भी बहुत ही अच्छा है। तभी अंकल ने कहा कि यहाँ पर किसी लड़की से तो नहीं मिल रहे। ये बात सुनकर मेरा चेहरा जैसे लाल सा हो रहा था। अंकल तभी पहचान गए कि मैं यहाँ पर किसी लड़की से मिल रहा हूँ। तो मेरे अंकल ने कहा कि ध्यान रखना, यहाँ की लड़कियाँ काफ़ी चालाक होती हैं। और इतना कहकर वो हंसने लगे। तब उन्होंने कहा कि मुझे भी अपनी दोस्त से मिला देना। तो मैंने कहा नहीं अंकल, हम बस वैसे ही शाम को मिलते हैं। तो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मिला देना। ऐसे ही हम टेबल पर बातें करते जा रहे थे। धीरे धीरे मैं अंकल के साथ बातों में खुलता जा रहा था। ऐसे ही मैंने अंकल के साथ उस लड़की की बातें करना शुरू कर दिया। मैं अंकल को उस लड़की की खूबियां बता रहा था तो अंकल भी उस लड़की से इंप्रेस हो रहे थे। वो भी कह रहे थे बड़ी ही अच्छी लड़की है। मैंने अंकल से कहा कि मुझे उस लड़की ने पूरा शिमला घुमा दिया है। अंकल ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि तुमने कौन सी जगह घूमी हैं। ऐसे ही करते मैं अंकल को वो हर जगह बता रहा था जहां पर हम दोनों घूम चुके थे। अंकल भी कह रहे थे कि उस लड़की ने तुम्हें हर जगह घुमा दिया है, बड़ी ही अच्छी तरह से घुमाया है उस लड़की ने तुम्हें, तुम तो हर जगह के बारे में जानते हो। ऐसे ही बातें करते करते मैंने अंकल से कहा कि वो लड़की अब कह रही है कि यहाँ पर जो ऊंची चोटी है वहाँ पर हम दोनों को घूमने जाना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादातर कपल जाते हैं। इस बात को जैसे ही मैंने अंकल को बताया तो अंकल ने कहा कि नहीं नहीं, वो ऊंची चोटी अच्छी नहीं है। लोगों का मानना है कि वहाँ पर लोग ज़्यादातर सुसाइड करने के लिए जाते हैं। कई स्टूडेंट्स वहाँ पर छलांग लगाकर मर चुके हैं। अभी तक किसी को नहीं पता कि वहाँ पर कैसी शैतानी शक्ति है, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ पर बच्चे ऊपर जाकर छलांग लगा देते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो डिप्रेशन में होते हैं, लोग कहते हैं वो ऊपर जाकर पहाड़ी से छलांग लगा देते हैं। तो मैंने अंकल से कहा कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा खुश तो मैं पहले कभी था ही नहीं। ऐसे ही अंकल बातें करते हुए कह रहे थे कि फिर भी तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं वहाँ पर कुछ हो भी। वैसे मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन अंकल अगर इतना फोर्स कर रहे हैं तो मुझे उनकी बात सुननी चाहिए। ऐसे ही मैंने अंकल को कहा कि ठीक है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। इसी तरह बातें करते हुए उस दिन हम सो गए। अगले दिन मुझे सुबह का इंतज़ार था। मुझे सुबह उस लड़की से मिलना था। अगले दिन जब मैं सुबह घर से बाहर निकला तो वो लड़की बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मैंने देखा कि घर के एक साइड पर अंकल भी खड़े थे, लेकिन मैंने अंकल को नहीं बताया कि ये वही लड़की है। मैं उस लड़की को इशारा करके आगे की तरफ बढ़ गया। वो लड़की भी समझ चुकी थी कि मैं उसे आगे जाने को कह रहा हूँ। वो भी चुप करके आगे को निकल गई। ऐसे ही हम अगले मोड़ पर मिले और मैंने उसे बताया कि मैं उसे ऐसा क्यों कह रहा था। इसके बाद हम शहर की तरफ बढ़ गए। आज हम शहर घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई उस lड़की ने कहा कि मुझे उस हिल पर जाना है, वहां पर कपल जाते हैं और मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ वहां पर जाओ। मैं आज उसे मना कर रहा था। मैंने कहा कि मेरे अंकल ने बताया है वहां पर ज़्यादातर बच्चे सुसाइड के लिए जाते हैं। अब तक किसी को ये पता नहीं लगा है कि वहां पर लोग सुसाइड करने के लिए क्यों जाते हैं, लेकिन लोगों का मानना है वहां पर शैतानी शक्तियां रहती हैं। इतनी बात सुनकर वो लड़की बहुत ही जोर जोर से हंसने लगी।
उसने कहा कि तुम इतनी बेवकूफ़ी वाली बातों पर यकीन करते हो। इन बातों पर यकीन तो पुराने बुजुर्ग करते हैं। हम बच्चे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घूमने जाते हैं। वहाँ पर मैंने अपनी कई सहेलियों को देखा है घूमने जाते हुए। वहाँ पर वो पक्के प्यार का वादा करती हैं। अगर तुम मेरे साथ प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर जाना ही होगा। वो बार बार मुझे फोर्स कर रही थी। उसका कहना था कि मुझे वहाँ पर जाना ही होगा, तभी मैं साबित कर पाऊंगा कि मेरा प्यार सच्चा है और मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। मैं उसे मना कर रहा था कि मेरे अंकल ने खास तौर पर मुझे मना किया है कि मैं वहाँ पर ना जाऊं। लेकिन वो तो जैसे कह रही थी कि अगर तुम्हें मेरे साथ प्यार है तो वहाँ पर चलना होगा, वरना आज के बाद मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगी। उसका कहना था कि यहाँ पर रिवाज है कि अगर एक कपल वहाँ पर जाकर वादा करता है तभी उसका सच्चा प्यार होता है, और जो सच्चा प्यार नहीं करते वो वहाँ पर जाते ही नहीं। उसका कहना था वहाँ पर प्यार की शक्ति है जो लोगों को जोड़ती है। मैंने इस सुसाइड के बारे में तो नहीं सुना, लेकिन ये सुना है कि वहाँ पर जो भी सच्चा प्यार करते हैं उनका प्यार सफल होता है। वो ऐसे ही बातें करते हुए मुझे कह रही थी कि मुझे वहाँ पर जाना ही होगा, लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था, तो मैं तैयार हो गया। मैंने उससे कहा कि चलो चलते हैं। तब उसने कहा कि 1-2 पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए ले लो। अगर रास्ते में ज़्यादा प्यास लगे तो हमें साथ में कुछ रखना ज़रूर होगा। इतना कहते ही मैंने वहाँ पर कुछ बोतल पानी की ली और कुछ ब्रेड ले ली। मैं सोच रहा था कि अगर हमें वहाँ ज़्यादा समय लगा तो हम जल्दी आ जाएंगे। अगर वहाँ पर पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगा तो वहाँ पर काफ़ी समय रुक सकते हैं। इतना कहकर हम छोटी सी सड़क से चल पड़े। हम उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो पहाड़ी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन हम उसके ऊपर चढ़ रहे थे। वहाँ पर जैसे रास्ता सा बना हुआ था, जैसे लोग वहाँ पर चलकर जाते हों। मैं उससे पूछ रहा था कि यहाँ पर कितने लोग जाते होंगे, तो उसने कहा कि यहाँ पर बच्चे आम तौर पर जाते ही रहते हैं। यहाँ पर मैंने कई सहेलियों को जाते हुए देखा है और मैं काफ़ी ऊपर तक तो खुद भी गई हूँ, लेकिन उससे आगे मैं नहीं गई क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तुम पहली बार मेरे बॉयफ्रेंड बने हो तो मैं आज तुम्हारे साथ ऊपर जाऊंगी। तो मैंने कहा कि आज तुम किसी और सहेली को भी साथ ले सकती थी, या अपनी क्लास में कोई दोस्त, उसके साथ भी आ सकते थे, तो हमें कंपनी हो जाती। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ अकेले ही जाना चाहती हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं तुम्हें जानती हूँ। इसी तरह बातें करते हुए हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ते जा रहे थे। मैं देख रहा था ये बड़ा ही अजीब सा जंगल था। यहाँ पर बड़े ही अजीब से पेड़ थे और वहाँ पर निशानियाँ लगी हुई थी। मैंने ध्यान से पेड़ों को देखना शुरू किया तो मेरा ध्यान पड़ा ये जैसे खून से लिखा गया हो। मैं उस लड़की से पूछना चाहता था कि यहाँ पर कौन आता है और ये किसने लिखा होगा। तो उसने कहा कि यहाँ पर बच्चे आम तौर पर प्यार का वादा लेते हैं और यहाँ पर कई लड़के खून से कुछ ना कुछ लिखते हैं। उसने कहा कि मैं इन बेवकूफ़ियों को नहीं मानती। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने खून से यहाँ पर कुछ लिखो। तुम्हें बस मेरे साथ ऊपर जाना होगा। ऐसी बेवकूफ़ियों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे तो मेरा ध्यान पड़ा यहाँ पर जो पट्टी बनी हुई थी वो बहुत ही छोटी हो रही थी और यहाँ पर ढलान भी काफ़ी ऊंची थी, इसलिए चढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन मेरा ध्यान पड़ा वो लड़की ज़रा भी थक नहीं रही थी, जबकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था। मैं पसीने से लथपथ हो रहा था क्योंकि पेड़ों के बीच बहुत ही गर्मी सी हो जाती है, जबकि यहाँ पर मौसम ठंडा है। फिर भी ऐसे ह्यूमिडिटी वाले एरिया में जाकर गर्मी तो होती ही है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था, लेकिन उस लड़की को ज़रा भी पसीना नहीं आ रहा था। मैं उसकी तरफ देख रहा था। वो बड़ी ही अजीब तरह से ऊपर चढ़ती जा रही थी और बिल्कुल भी थक नहीं रही थी, जबकि मेरा तो बुरा हाल होता जा रहा था। ये पहाड़ी जल्दी ही थका देती है, लेकिन वो लड़की तो ऊपर चढ़ती जा रही थी। तब मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम थक क्यों नहीं रही हो। तो उसने कहा
कि मैं ज़्यादातर पहाड़ों में ही रहती हूँ, इसलिए मुझे चढ़ने का शौक है। मैं ऐसे ही पहाड़ियों पर घूमती ही रहती हूँ, इसलिए मेरा स्टेमिना बना हुआ है। तुम यहाँ पर नए हो इसलिए थक रहे हो। ऐसे ही हम बातें करते करते ऊपर चढ़ते जा रहे थे और लगभग 1 घंटे में ही हम उस पहाड़ी पर चढ़ गए थे। जब हम ऊपर पहुंचे तो मैं हैरान था। ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहां से पूरा का पूरा शिमला सा दिख रहा था। ये ऊंची चोटी थी और यहाँ पर बर्फ के पहाड़ भी नजर आ रहे थे। वो काफी दूर थे, लेकिन यहाँ से वो बड़ी ही आसानी से नजर आ रहे थे। जब मैंने इस पहाड़ी से आगे देखा तो यहाँ पर बहुत ही गहरी खाई थी। ये खाई जैसे स्टेप्स में बनी हुई थी। तब वो लड़की उस पहाड़ी के बिल्कुल कॉर्नर पर चली गई। वहां से जरा भी पैर फिसलता तो वो खाई के अंदर गिर सकती थी। वो मुझे हाथ देकर बुला रही थी कि तुम्हें भी यहां पर आना होगा। इस पत्थर के ऊपर खड़े होकर ही प्यार का वादा किया जाता है। मैं उसे मना कर रहा था कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन वो बार बार जिद कर रही थी कि मुझे वहां पर आना ही होगा। मैं हिचकता हिचकता हुआ उस पहाड़ी के एक कॉर्नर पर थोड़ा सा पहुंचा। मैंने अपना एक पैर उस पत्थर पर रखा और मैं उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऊंचाई को देखकर मेरे पैर पीछे अपने आप जा रहे थे। मैंने पूरी कोशिश की उसके ऊपर जाने की, लेकिन जैसे मेरा मन मान ही नहीं रहा था। मैं बहुत ही छोटी ऊंचाई से डर जाता हूं और इतनी ऊंची पहाड़ी से तो मेरे पैर कांप रहे थे। तब मैंने एक झटके से उसका हाथ छुड़ाया और मैं पीछे आ गया। मैंने उससे कहा कि मैं यहां पर नहीं आ सकता। तुमने कहा था इस पहाड़ी के ऊपर जाकर सब कुछ करना है। मैं यहां तक आ गया हूं, तुम्हें भी यहीं पर आना होगा। मैं इतने कॉर्नर पर नहीं जा सकता जहां से हम गिर सकते हैं। मैं बार बार मना कर रहा था और वो लड़की कह रही थी कि तुम्हें इस पत्थर पर आना ही होगा। अगर तुम यहां पर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन अब मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं उसको साफ साफ कह रहा था कि मैं उस पत्थर पर नहीं आ सकता। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें नीचे आना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें साबित कर चुका हूं। मुझे मेरे अंकल यहां पर आने नहीं देते, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के कारण यहां पर आया हूं, तो तुम्हें भी नीचे आना होगा। लेकिन वो लड़की मान ही नहीं रही थी। वो तो जैसे मेरे साथ जिद कर रही थी। वो बड़े ही गुस्से में मुझे कह रही थी कि तुम्हें यहां पर आना ही होगा। अब उसका गुस्सा बहुत ही बढ़ता जा रहा था, तो मैंने भी उससे कहा कि मैं उस पत्थर पर नहीं आ सकता। अगर तुम नीचे आ सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं नीचे चला जाता हूं। मैंने इतना कहा और मैं नीचे की तरफ चलने लगा। तब उस लड़की का पारा बहुत ही चढ़ गया। वो जैसे भागती हुई मेरी तरफ आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम्हें उस पत्थर पर आना ही होगा। अगर तुम उस पत्थर पर नहीं आते तो मैं तुम्हें पकड़कर वहां पर ले जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि मैं उस पत्थर पर नहीं आ सकता, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन वो मेरा हाथ छोड़ने को मान ही नहीं रही थी। ऐसे ही हम अब जैसे खींचतान कर रहे थे। मैं वहां पर नहीं जाना चाहता था और वो लड़की मुझे वहां पर ले जाना ही चाहती थी। मैं बार बार उसको मना करता जा रहा था और ऐसे ही जैसे हम में हाथापाई सी होने लगी। मैंने एक हाथ से उसे पीछे करना चाहा और मेरा हाथ जैसे ही उसके चश्मे पर पड़ा तो उसका चश्मा नीचे गिर गया। आज पहली बार मैंने उसकी आंखें देखी थी। उसकी आंखें देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उसकी आंखें बहुत ही अजीब थी और उसकी पुतलियां जैसे टिक ही नहीं रही थीं। वो बहुत ही तेजी के साथ हिल रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। मैं अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। जब मेरी नज़र उसकी उंगलियों की तरफ पड़ी तो उसकी उंगलियां अब जैसे बहुत ही लंबी और लाल रंग की हो चुकी थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ ध्यान दिया तो उसका चेहरा जैसे बदल रहा था। ये अब वो खूबसूरत लड़की नहीं थी, बल्कि इसका चेहरा जैसे बदल सा रहा था। वो अब डरावनी सी होती जा रही थी और उसके बाल जैसे झड़ से रहे थे। मैं अब डरने लगा था।
ये कोई भूत प्रेत भी हो सकता है जिसकी बात अंकल कर रहे थे। पहले तो मैं ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा था, लेकिन अब मैं ज़्यादा जोर लगाने लगा था और मैंने जैसे ही उसको एक धक्का मारा वो पीछे गिर गई। और वो जैसे ही पीछे गिरी उसके जैसे सर के सारे बाल गिर गए हों। ये कोई लड़की नहीं बल्कि बड़ी ही अजीब सी शैतान थी। इसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं अंदर तक डर गया था। मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि ये कोई छलावा हो सकता है। लोगों का कहना है ऐसे ही जंगलों में ऐसे छलावे घूमते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये छलावे लोगों से कुछ भी करवा देते हैं। जैसे ही ये मेरे दिमाग में आया मैं वहाँ से बड़ी ही तेज़ी के साथ भागने लगा। मैं भागता हुआ उस पहाड़ी से नीचे आ रहा था। उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने पर जितनी मुश्किल हो रही थी, नीचे उतरना उतना ही आसान था। मैं बड़ी ही तेजी से उसी रास्ते से भागता नीचे की तरफ आ रहा था। ये पगडंडी मुझे जैसे खुद ब खुद नीचे लेके आ रही थी। वो लड़की अब भी मेरे पीछे भाग रही थी। अब तो मुझे ये तक नहीं पता था कि ये कोई लड़की है या लड़का, क्योंकि मैं छलावे के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैंने बस कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं छलावों के बारे में और मैं बस नीचे भागता रहा था। काफ़ी समय भागने के बाद मैं उस पहाड़ी से नीचे उतरा। अब मैं खास सड़क पर आ चुका था जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ऐसे ही भागते हाँफते हुए मैं एक दुकान पर पहुँचा। वहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पीछे एक छलावा लगा है। वहाँ पर तो जैसे लोगों को इस बारे में पता हो, वो सब जैसे इकट्ठा हो गए थे और मेरी रखवाली कर रहे थे। तब उन सब ने मिलकर मुझे मेरे घर में छोड़ा। घर में आकर मैंने अंकल को सब कुछ बता दिया। मैंने अपने अंकल को सारा किस्सा शुरू से बता दिया। तब अंकल ने मुझे बताना शुरू किया कि मैं कितने बड़े संकट से बचा हूं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मानना है कि उस पहाड़ी पर प्रेत आत्माएं रहती हैं जो लोगों को वहाँ पर आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती हैं। अंकल ने कहा कि वो सोचा करते थे कि वहाँ पर जो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं वो वहाँ पर जाकर आत्महत्या कर लेते हैं और इसी तरह से ये चलता रहा है। मेरी कहानी सुनकर अंकल को समझ में आया कि वहाँ पर क्या होता है और कैसे वहाँ पर बच्चे पहुँच जाते हैं जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं। तब मेरे अंकल ने छलावे के बारे में जानकारी देना शुरू किया। मेरे अंकल ने बताया कि छलावों के बारे में यहाँ पर कहा जाता है कि छलावे वो आत्माएं होती हैं जो बच्चे कोख में ही मर जाते हैं। उनकी कई बार आत्माएं छलावे का रूप ले लेती हैं। वो आत्माएं कहीं नहीं जाती और खुद ब खुद बड़े आकार में आती हैं। तब वो छलावा बन जाती हैं और छलावे का अर्थ ही होता है जो छल करे। ये छलावे छल करके लोगों से ऐसा कुछ करवाते हैं। ज़्यादातर ऐसे छलावे जंगलों में और सड़कों पर मिलते हैं। जंगलों में ये लोगों को रास्ता भटका देते हैं और वहाँ पर जब लोग थक हार जाते हैं तब ये उन पर हमला करके उनको मार देते हैं। वैसे छलावों में ज़्यादा ताकत नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी के किनारे पर खड़े हों तो वो आपको धक्का ज़रूर दे सकते हैं। तुम भी बच गए, वो तुम्हारे साथ भी यही करने वाला था। वैसे छलावे की पहचान सिर्फ एक ही होती है कि उनकी आंखें कभी एक जगह पर टिकती ही नहीं, वो हमेशा हिलती ही रहती हैं। तुम्हें उसने मूर्ख भी इसी तरह से बनाया कि उसने अपने आंखों पर चश्मे पहने हुए थे। तुम पहले उसकी आंखें देख ही नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी किस्मत थी कि सही समय पर तुम उसकी आंखें देख पाए और तुम्हें उसकी सच्चाई का पता लगा। अगर देर हो जाती तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। अंकल की ये बातें सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। मैंने उसके बाद उस छलावे को कहीं नहीं देखा, लेकिन कभी कभी उस 1 महीने के अंदर मुझे भ्रम हुआ कि वो लड़की उसी बिल्डिंग की उसी बालकोनी पर नजर आती हो। जब भी मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता,
वो वहां से जैसे गायब सी हो जाती। मुझे नहीं पता वो वहां पर आती थी या नहीं, लेकिन मुझे भ्रम तो हो रहा था, जिस कारण मुझे वहां से जल्दी से निकलना था। मुझे पता था मैं तो बच गया, लेकिन मैं ये आप बीती आप तक पहुंचा पाया और चाहूंगा आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।